नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा। तो आज आपके लिए लेके आया हूं चंबल नदी। तो आपको पता ही है कि चंबल नदी से राजस्थान में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनमें अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके चंबल नदी के अंतर्गत से आते हैं। तो सबसे पहले अपन आज बात करने वाले हैं, तो वो कौन सी नदी की बात करने वाले हैं दोस्तों? तो उसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी। अब जो चंबल नदी है ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी जो नदी है और उस नदी का नाम दोस्तों क्या है? चंबल नदी। क्योंकि चंबल नदी की जो लंबाई है वो है आपकी 965 या 66 किलोमीटर। और जो चंबल नदी है इसकी राजस्थान में लंबाई है 135 किलोमीटर। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है दोस्तों, तो वो है आपकी चंबल नदी और इसकी लंबाई कितनी है? 965 या 66 किलोमीटर है। अब जो चंबल नदी है इसके संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, उद्गम से लेकर के और संगम तक इसके बहुत सारे क्वेश्चन आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसकी सहायक नदियों के संदर्भ में पूछे हैं कि संगम से उद्गम की ओर सहायक नदियों का क्रम क्या है या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके चंबल नदी के संदर्भ में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन चंबल नदी को एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब जो चंबल नदी है कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका मध्य प्रदेश से। कहां से है दोस्तों? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ियां हैं, उनका नाम सुना होगा आपने, जना पाव की पहाड़ियां। जना पाव की पहाड़ी, और ये आती है आपकी मध्य प्रदेश में। यहां से जो नदी निकलती है और उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में ये एक जो नदी है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में आती है और उस नदी का नाम होता है यमुना नदी। यमुना नदी। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों और उस नदी का नाम है यमुना नदी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है और उस नदी का नाम है चंबल नदी। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई? चंबल। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है दोस्तों? तो उसका नाम है यमुना। क्योंकि यमुना जो नदी है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब ये जो नदी है राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? जो आपकी चंबल नदी है जो राजस्थान के 6 जिलों के अंतर्गत बहती है। सबसे पहले एक जिला आता है और उस जिले का नाम है दोस्तों चित्तौड़गढ़। तो इस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद ये जाती है कोटा। कोटा के बाद ये जाती है बूंदी। बूंदी के बाद में है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। फिर इसके बाद है करौली। करौली के बाद में है धौलपुर। और इसके बाद चली जाती है ये यूपी में, और यूपी में एक स्थान है इटावा। और इटावा का एक स्थान है दोस्तों, उसका नाम है मुरादगंज। और यहां से जाकर के ये कौन सी नदी में जाकर के मिल जाती है? तो उस नदी का नाम है यमुना नदी। तो यहां से डायरेक्ट पूछा हुआ है कि चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है जो राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो एक है आपका चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इन 6 जिलों के अंतर्गत एक जो नदी बहती है और उस नदी को कहते हैं अपन चंबल नदी। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है जो राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो वो बहती है आपकी 6 जिलों के अंतर्गत। अब इस नदी पर आते हैं डैम। अगर आपसे पूछ ले कि इस नदी पर यानी कि बांध कितने बने हुए हैं,
तो ये जो नदी है, इस नदी पर 4 बांध बने हुए। चंबल नदी पर 4 बांधों में से सबसे पहले एक बांध बना हुआ है, और वो बना हुआ है आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और उस बांध का नाम है दोस्तों, इस बांध को कहते हैं अपन गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। और ये जो गांधी सागर बांध है, जो चंबल नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा बांध है। अगर आपसे पूछ ले कि चंबल नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। इसके बाद इस नदी पर राजस्थान में 3 बांध बने हुए। एक बांध बना हुआ है आपका चित्तौड़गढ़ में, और इस बांध का नाम है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। एक बांध हो गया राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट जो बांध है वो है आपका कोटा और बूंदी की सीमा पर, और इस बांध का नाम है दोस्तों जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। और ये जो जवाहर सागर बांध है, जो राजस्थान में एक पिकअप बांध कहलाता है। और इसके बाद एक कोटा में ही एक बांध है, और उस बांध का नाम है कोटा बैराज। कौन सा बांध है दोस्तों, तो इसका नाम है कोटा बैराज। और जो कोटा बैराज राजस्थान का बांध है, इसका उपयोग केवल सिंचाई हेतु किया जाता है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया वाला बांध है। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया का बांध कौन सा है, तो वो बांध है आपका कोटा बैराज। क्योंकि आपको पता है जिन बांधों के पीछे बैराज लगा होता है, उन सभी का जो उपयोग करते हैं वो केवल सिंचाई के लिए करते हैं। क्योंकि इस बांध से राजस्थान में 2 नहरें निकाली गई हैं। एक नहर का नाम सुना होगा आपने दाई नहर, और दूसरी नहर का नाम सुना होगा बाई नहर। एक है दाई नहर और दूसरी है बाई नहर। तो ये दोनों जो नहरें हैं वो कौन से बांध से निकाली गई हैं, तो उसका नाम है कोटा बैराज। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसी भारत की कौन सी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के अंतर्गत 4 बांध बने हुए हैं, तो वो कौन सी नदी है दोस्तों, तो उसका नाम है चंबल नदी। और इस पे 4 बांध हैं। पहला है गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तीसरा है जवाहर सागर, और चौथा है आपका कोटा बैराज। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है, तो चंबल पर सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है दोस्तों, तो उसका नाम है गांधी सागर बांध। और ये बना हुआ है आपका मंदसौर मध्य प्रदेश में। मंदसौर एमपी के अंतर्गत बना हुआ है। तो चंबल का सबसे बड़ा बांध है वो कहां पर है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। लेकिन राजस्थान में चंबल पर सबसे बड़ा बांध है, और वो कौन सा है दोस्तों, तो उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, जो राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध है। और जो राणा प्रताप सागर बांध है, इसकी विशेषताएं, जैसे एक बांध था आपका गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, तो ये तो कहां पर था दोस्तों, मंदसौर में, और ये था एमपी में। और ये चंबल पर सबसे बड़ा बांध था। और ये जो बांध है, इसकी विद्युत क्षमता थी, विद्युत क्षमता। अब जो विद्युत क्षमता है, अगर तीनों बांधों की देख ली जाए, तो तीनों बांधों की जो विद्युत क्षमता है वो है आपकी 386 मेगावाट। यानी कि चंबल नदी की कुल विद्युत क्षमता है वो 386 मेगावाट है, जिनमें से 172 राणा प्रताप सागर की, 99 मेगावाट जवाहर सागर बांध की, जवाहर सागर बांध की, और 115 मेगावाट है वो कौन से की है दोस्तों, तो उसका नाम है आपका गांधी सागर बांध। तो कौन सा है, गांधी सागर बांध की विद्युत क्षमता अगर पूछ ले तो कितनी है दोस्तों, 115 मेगावाट। दूसरा जो बांध है इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, और ये बना हुआ है आपका रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में।
रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है और इस बांध की विद्युत क्षमता है दोस्तों, विद्युत क्षमता है 172 मेगावाट। और ये जो बांध है जो चंबल पर राजस्थान में बनने वाला सबसे बड़ा बांध है और ये बांध राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। जल भराव की दृष्टि से जो बड़ा बांध है वो बांध कौन सा है, तो उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद जो तीसरा बांध है उस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और यह है आपका कोटा बूंदी की सीमा पर। और इसको कहते हैं दोस्तों पिक अप बांध, पिक अप बांध। और इसके बाद फोर्थ जो है उसका नाम है, उस बांध का नाम है कोटा बैराज। और कोटा जो बैराज है वो है आपका कोटा में और इसका उपयोग होता है केवल सिंचाई के लिए। और इससे दो नहरें निकाली गई हैं, एक नहर है दाई नहर, दूसरी है बाई नहर। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया वाला बांध है। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि सबसे बड़े जो क्षेत्र है, सर्वाधिक क्षेत्रफल का जो है जल ग्रहण करने वाला बांध है। अब इसके बाद जो नदियों की बात कर रहे हैं, कौन सी नदी चल रही है अपनी, चंबल। तो ये तो क्या हो गए, इस पे 100 किलोमीटर के अंतर्गत 4 बांध हो गए। अब इसके बाद पूछ लेता है कि चंबल नदी में सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो चंबल नदी का सबसे गहरा जो स्थान है दोस्तों, तो उसका नाम है केशोराय पाटन बूंदी। तो सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो उसका नाम है केशोराय पाटन बूंदी। तो ये है बूंदी में और इसका नाम है केशोराय पाटन, केशोराय पाटन बूंदी। और ये चंबल नदी का सबसे गहरा स्थान है क्योंकि केशोराय पाटन बूंदी के अंतर्गत राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल 1965 में स्थापित की गई, जो वर्तमान में दोस्तों क्या है, बंद है। अब इसके बाद आता है कि जो चंबल नदी है, इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि चंबल नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले से प्रवेश करती है। तो वो कौन से जिले से करती है, चित्तौड़गढ़ से। और चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है उसका नाम है दोस्तों चौरासीगढ़। कौन से स्थान से प्रवेश करी है, चौरासीगढ़ नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। चौरासीगढ़ नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। अब राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये राजस्थान के 6 जिलों के अंतर्गत बहती है। और राजस्थान के जो 3 जिले हैं, जैसे एक है सवाई माधोपुर, दूसरा है करौली और तीसरा है आपका धौलपुर। ये जो 3 जिले हैं, इनकी एक जो किनारा है वो तो राजस्थान का है, दूसरा जो किनारा है वो मध्य प्रदेश का है। इसलिए इसको कहते हैं सर्वाधिक क्या बनाती है, अंतरराज्यीय सीमा। क्या बनाती है दोस्तों, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है, चंबल है। और ये बनाती है 241 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है मध्य प्रदेश के साथ में। और इस क्षेत्र में चंबल नदी के द्वारा होता है अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन होता है, जो राजस्थान में उत्खात भूमि का निर्माण करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं बीहड़ भूमि। स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं भाई साहब बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान में उत्खात भूमि का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम है चंबल। और कौन से क्षेत्र में निर्माण करती है, तो वो करती है पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत, और जिसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं बीहड़ भूमि। अब इसके बाद जो चंबल नदी है जो राजस्थान की
सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है? अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, तो वो चंबल नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है दोस्तों, तो वो भी आपकी कौन सी है, चंबल नदी ही है। तो यहां से भी पूछ लेगा कि राज्य की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है, सतही जल वाली नदी है, तो वो है आपकी चंबल नदी। और ये जो नदी है, क्योंकि सतही जल का मतलब होता है कि वाटर लेवल इसके दोनों तरफ क्या है, सबसे ज्यादा होता है। अब इस नदी के पूछ लेता है, उपनाम पूछता है खूब सारे कि इस नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो चंबल नदी के जो उपनाम है दोस्तों, एक है इसका उपनाम चर्मणवती नदी, दूसरा नाम है कामधेनु, तीसरा नाम है नित्यवाहिनी, और चार है नित्यवाहिनी को ही अपन कह सकते हैं बारहमासी नदी के नाम से, और इसका एक नाम है वाटर सफारी, वाटर सफारी। तो ये सभी जो नाम है दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम में या तो चर्मणवती को पूछता है या फिर कामधेनु जो नाम है वो सबसे ज्यादा पेपरों में पूछा हुआ है। अब इसके बाद में आता है कि इस नदी के अंतर्गत एक चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य। अब जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इस अभ्यारण्य के अंतर्गत या इस नदी में कौन कौन से जलीय जीव पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से जलीय जीव पाए जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जो एक जलीय जीव है उसका नाम है मगरमच्छ, घड़ियाल। तो अगर आपसे पूछ ले घड़ियालों का संसार कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो चंबल नदी को कहा जाता है। इसी में एक पाया जाता है, उसका नाम सुना होगा आपने, उदबिलाव। उदबिलाव जो है, एक आपने एक जिले का नाम सुना होगा कोटा। अगर आपसे पूछ ले कोटा जिले का जो जीव है वो संरक्षित जीव है वो कौन सा है, तो वो उदबिलाव है प्रतीक। घड़ियाल और मगरमच्छ ये भी राजस्थान के, जैसे एक बारा है और एक करौली है, इनके क्या है जलीय जीव क्या है, जो आपकी अभ्यारण्य है उनमें प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या है इनको माना जाता है। क्योंकि जो राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी के क्या है, सभी जीवों को या फिर किसी पेड़ को क्या है प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या है घोषित किया गया है। तो उनमें से ये तीनों ही क्या है, और एक है आपका, एक नाम सुना होगा, जैसे एक मछली है और उस मछली का नाम क्या है दोस्तों, तो वो है सबसे ज्यादा, वैसे मछली तो बहुत कम मात्रा में इसमें पाई जाती है, कभी कभी व्हेल मछली कह सकते हैं, कौन सी मछली कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक पाया जाता है गांगेसूस, गांगेसूस। तो ये जो जलीय जीव है, आपने एक नाम सुना होगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है दोस्तों, गंगा डॉल्फिन है। लेकिन गांगेसूस, मगरमच्छ, घड़ियाल, उदबिलाव कौन सी नदी के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो वो है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों। अब इसके बाद आता है कि जो चंबल नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सबसे ज्यादा पेपरों में इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछता है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियों में अगर बात करते हैं अपन, तो एक है सबसे बड़ी बनास, एक नदी है उसका नाम है बनास, एक है काली सिंध, एक है पार्वती, एक है मांगली, एक नदी है
गुंजाली, एक है वामनी, एक है कुराल, एक है ईज, एक है मेज, एक है घोड़ा पछाड़, एक है चाकण नदी, चाकण नदी, और एक है कूनू नदी। क्योंकि जो कूनू नदी है जो राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में 2 बार प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, तो वो है कूनू नदी। एक बार करती है कोटा से और दूसरी बार ये प्रवेश करती है दोस्तों तो वो करती है बारां से। तो राजस्थान में 2 बार प्रवेश करने वाली जो नदी है तो उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, कूनू नदी। तो सबसे पहले इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। अब जैसे प्रमुख सहायक जो नदियां हैं उनमें सबसे जो प्रमुख एक सबसे पहली जो नदी आती है और उस नदी का नाम होता है वामनी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, वामनी नदी निकलती है। एक नाम सुना होगा आपने, हरिपुरा। चित्तौड़गढ़ में एक पहाड़ियां आती हैं उनको कहते हैं हरिपुरा की पहाड़ियां। हरिपुरा की जो पहाड़ी है यहां से निकलती है और इस नदी का नाम होता है वामनी नदी। कौन सी नदी है, वामनी नदी यहां से आती है और आकर के चित्तौड़गढ़ में एक स्थान सुना होगा आपने, उसका नाम होता है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। और यहां पर कौन सी नदी आई है और इस नदी का नाम है वामनी नदी। और जैसे ही ये ऊपर से नीचे इस नदी में गिरती है तो जब भी प्राकृतिक रूप से जल ऊपर से नीचे गिरता है तो वो होता है जलप्रपात का निर्माण करता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बनता है दोस्तों, तो वो नदी है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी है, कौन से स्थान पर बनता है, तो उसका नाम होता है भैंसरोडगढ़ और जलप्रपात का नाम है चूलिया। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। तो डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में जो जलप्रपातों की अगर बात करते हैं, राजस्थान में प्रमुख जलप्रपात, और प्रमुख जलप्रपातों में अगर अपन बात करेंगे तो एक जलप्रपात तो कौन सा हो गया दोस्तों, चूलिया। एक हो गया चूलिया जलप्रपात और यह है आपका कहां पर, भैंसरोडगढ़। और ये आता है आपका चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ है आपका चित्तौड़गढ़ में और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो चूलिया जलप्रपात है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम सुना होगा आपने, कुचिकल। कुचिकल है आपका कर्नाटक में। लेकिन भारत का एक चौड़ाई में सबसे बड़ा है, आयतन कह सकते हैं उसको, आयतन में जो सबसे बड़ा है और उसका नाम सुना होगा आपने, उसको कहते हैं महात्मा गांधी, या उसको कहते हैं जोग, या उसको कहते हैं गरसोप्पा। तो ये भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं। लेकिन राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं तो राजस्थान का एक हो गया सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया। दूसरा जलप्रपात है दोस्तों उसका नाम है मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात और यह है आपका भीलवाड़ा में, मेनाल नदी पर है। तीसरा जो है इसका नाम है दोस्तों भीमलत।
और ये है आपका बूंदी में। और एक नदी है उसका नाम है मांगली नदी, मांगली नदी। और इसके बाद एक है और वो है आपका धौलपुर में, उसका नाम है दमोह झरना, दमोह जलप्रपात। और ये एक झरना है तो किसी नदी के द्वारा नहीं है, तो ये है आपका धौलपुर में। और ये धौलपुर में डांग क्षेत्र में आता है भाई साहब, बहुत डेंजर जगह पे दिखाई देता है। अगर आप इसमें एक बार चले गए तो दोबारा डर के मारे जाने की इच्छा ही नहीं होगी। एक बार मैं चला गया तो भाई साहब मुझे पता है ऐसे लग रहा था एक बार बस घर पहुंचो कैसे भी करके, फिर दोबारा नहीं जाना है। क्योंकि एक तो इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गहरा है, फिर ऊपर से पूरा बंद है चारों तरफ से, फिर जाकर के ऐसे लगता है कि अंदर एक कुएं में चले गए बहुत बड़े में। तो उसमें जाकर के थोड़ा सा भी अगर कोई बोलता है तो अजीब अजीब आवाज आती है, ऐसे लगता है कि भूत के किले में प्रवेश कर गए। तो कुल मिला के यह है कि एक बहुत गहराई का ये झरना है। अगर इसको सरकार ज्यादा अगर इस पे जोर देती तो ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल होता है, लेकिन इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, तो इसलिए एक छोटे से झरने के रूप में इसको क्या है आज पढ़ा जाता है। तो राजस्थान में जो जलप्रपात है वो कितने हैं दोस्तों? 4 है प्रमुख। वैसे अरनिया झरनिया का भी है, लेकिन प्रमुख है चुलिया, मेनाल, भीमलत और एक कौन सा है दोस्तों? तो उसका नाम है दमोह जलप्रपात। तो जलप्रपात हो गया कौन सा आपका? अरे चुलिया हो गया कि नहीं हुआ? अब इसके बाद एक दूसरी जो सहायक नदी है वो चित्तौड़गढ़ से ही निकलती है, और चित्तौड़गढ़ में एक नाम सुना होगा आपने, ऊपर मालका पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? ऊपर मालका पठार आपका कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ में आता है, ऊपर मालका पठार। और यह है आपका चित्तौड़गढ़ में। और यहां से एक नदी निकली, और कोटा में एक नाम सुना होगा भैंस खाना। भैंस लाना नहीं, भैंस लाना तो जयपुर में आता है, भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में आता है, और भैंस खाना आता है आपका कोटा में। यहां से एक नदी आकर के मिल जाती है भाई साहब, और उस नदी का नाम होता है कुराल नदी। कौन सी नदी है? कुराल जो नदी है इसकी एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम सुना होगा आपने मेज नदी। मेज नदी की भी एक सहायक नदी है, और उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? मांगली नदी। और इसी पर कौन सा जलप्रपात बताया था अभी? भीमलत जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात बताया था? भीमलत जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर है। और कौन से जिले में है दोस्तों? तो बूंदी जिले के अंतर्गत। कौन से जिले के अंतर्गत है? तो ये दूसरी सहायक नदी कौन सी हो गई? तो ये हो गई भैंस खाना। ये स्थान है आपका कोटा में। यहां से आकर के कौन सी नदी मिल गई? तो ये होती है आपकी कुराल नदी। इसके बाद एक सहायक नदी है, और उस नदी का नाम सुना होगा आपने, तो उसका नाम है चाकड़ नदी। चाकड़ नदी बूंदी से आती है, बूंदी में जाकर के मिल जाती है, इसलिए आपने नाम सुना होगा चाकड़ परियोजना, चाकड़ नदी। और ये बूंदी में जाकर के मिल जाती है। तो चाकड़ परियोजना का संबंध राजस्थान में बूंदी जिले से है। कौन से जिले से दोस्तों? बूंदी से है। और अब आती है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी। और चंबल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है दोस्तों, तो उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियां। और ये है आपकी राजसमंद में दोस्तों, यहां से निकली और आकर के एक नाम सुना होगा आपने, रामेश्वर। कौन सा स्थान है? सवाई माधोपुर में एक स्थान आता है, उसका नाम होता है रामेश्वर। रामेश्वर नामक स्थान से एक नदी मिलती है, और उस नदी का नाम क्या होता है दोस्तों? बनास नदी। तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम दोस्तों क्या है? बनास नदी है, जो कहां से आकर के मिलती है? रामेश्वर सवाई माधोपुर से मिलती है, जहां पर आकर के 3 नदियों के द्वारा त्रिवेणी संगम होता है। एक होता है बनास, दूसरी होती है चंबल, और तीसरी होती है सीप नदी के द्वारा त्रिवेणी संगम हो जाता है। तो 3 नदियों के द्वारा बनास नदी पर एक त्रिवेणी संगम होता है, उसको कहते हैं रामेश्वर सवाई माधोपुर में।
अब इसके बाद ये तो इधर की नदियां हो गई, इसके बाद दूसरी जो प्रमुख नदियों में है, जैसे एक नदी थी उसका नाम सुना होगा आपने, काली सिंध। भाई कौन सी नदी है? एक नदी है उसका नाम है काली सिंध नदी। अब काली सिंध नदी है वो आपकी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ियां हैं दोस्तों, और उन पहाड़ियों का नाम है बागली गांव की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ियां हैं उनका नाम है बागली गांव की पहाड़ियां। बागली गांव की पहाड़ियां हैं देवास में, और देवास आता है आपका एमपी में। यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी यहां से निकलने के बाद और कोटा, कोटा में एक स्थान है उसका नाम है नानेरा गांव। नानेरा गांव से जाकर के ये कहां पे मिल जाती है? कोटा से कौन सी नदी में मिल जाती है दोस्तों? तो उस नदी का नाम होता है चंबल। तो एक सहायक नदी हो गई काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, इसकी सहायक नदियों के बारे में सुना होगा, आहू, परवन, चोली, चंद्रभागा, ये सभी जो नदियां हैं वो काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में एक अंत में, सबसे अंत में जो इसकी सहायक नदी मिलती है, और उस नदी का नाम होता है दोस्तों, उसको कहते हैं पार्वती नदी। कौन सी नदी है? पार्वती नदी। पार्वती नदी, और यह निकलती है विंध्याचल की पहाड़ियों से। विंध्याचल की पहाड़ी, और यह है आपकी एमपी में। और इस नदी का जहां से मिलती है उसको नाम है पलिया, और पलिया आता है आपका सवाई माधोपुर। पलिया के सवाई माधोपुर नामक स्थान से पार्वती नदी कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी के अंतर्गत मिल जाती है। चंबल नदी पर कोटा में एक ब्रिज बना हुआ है, और इस ब्रिज का नाम होता है हैंगिंग ब्रिज। कौन सा ब्रिज है दोस्तों? हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज का मतलब होता है झूलता हुआ पुल। राजस्थान में झूलता हुआ पुल कौन सी नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है? चंबल पर है। कौन से जिले में है? तो वो है आपका कोटा जिले के अंतर्गत है। कौन से जिले के अंतर्गत है दोस्तों? कोटा जिले के अंतर्गत है। तो ये थी आपकी चंबल नदी, और इसकी जो सहायक नदियां उनको अपन दूसरे जो चैप्टर होगा, जो दूसरी जो क्लास होगी उसके अंतर्गत, जैसे बनास नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, और जितनी इसकी सहायक नदियां उन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। इससे अगला जो सेशन होगा उसमें अपन इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे।